बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आरिफ अलवी साहब पर 2 मुकदमात होंगे। एक तो उन पर मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये जल्द ही गिर जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 41 की शिक 4 के मुताबिक सदर मुमलिकत का इंतखाब आम इंतखाबात के इनाकात के बाद 30 रोज के अंदर करवाना लाजमी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए जो सदर की एडवाइस थी उसको दोबारा भेज दिया है, क्या कहेंगे इसमें? अब देखें जी, परसों इजलास होना है और हमें तो इल्म नहीं है इस पर। एक आर्टिकल 91 का उसकी कोई शिक 2 का हवाला दिया जा रहा है और एक कोई और हवाला जाते हैं, लेकिन इस पर मुख्तलिफ लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कमर दिलशाद साहब से हम ज़रा पूछ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो सेक्रेटरी रहे हैं और इन मामलात को समझते हैं कि ये किसका इख्तियार है, सदर का है, स्पीकर का है, क्या है ये सारा सिलसिला। कमर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर दिलशाद साहब, ये किसका इख्तियार है असेंबली का इजलास बुलाना? सदर का है? सदर नहीं बुला रहे तो स्पीकर बुला लेगा, क्या होगा? किसका इख्तियार है ये? देखो जी, आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन होने के बाद 21 रोज के अंदर अंदर सदर ममलकत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। ठीक है। तो ये तो सदर ममलकत का ही दायरा कार आता है। सदर ममलकत को ही आइन ने इनको इख्तियार दिए हैं। ये आइन वो है जो 18वीं अमेंडमेंट के बाद नजरसानी के बाद तैयार किया गया था। उसमें सदर ममलकत के अलावा कोई अल्टरनेटिव, कोई मुतबादल का जिक्र नहीं है। अब अगर ये स्पीकर कौमी असम्बली ने जो अपना इजलास बुलाने का जो अंदिया दिया है या उनको कहा है कि वो इस तरह को कर लें, तो ये अच्छा किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केयर गवर्नमेंट ने कि उनको दोबारा असम्बली भेज दी, सदर ममलकत को और उनके तनाज़ा दूर करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो यहाँ सदर ममलकत ने नजरसानी क्या करनी है वो तो उनकी अपनी स्वाबदीद पर है। लेकिन अब जो स्पीकर का जो इख्तियारात नहीं है कौमी असम्बली को बुलाने का, इस लिहाज से अगर उसको कौमी असम्बली का स्पीकर के कहने पर तलब कर लिया गया तो आईनी और कानूनी माहिरीन की नजरों में इसे गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा और आइन के आर्टिकल 91(2) के रूह के खिलाफ है। तो ये तो हमारा नहीं, एक मिनट जरा कमर दिलशाद साहब, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार सिर्फ सदर का है और स्पीकर बुलाएंगे इजलास तो वो गैर कानूनी होगा? हाँ जी, आईनी और कानूनी माहिरीन की नजरों में ये गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा क्योंकि अच्छा, यानी अगर तो सदर इसको नहीं बुला रहे तो इसका मतलब है इख्तियार सदर का ही है, स्पीकर का नहीं है? नहीं, स्पीकर को तो इख्तियार दिया ही नहीं आइन में। आर्टिकल 91(2) में उसका स्पीकर का तो जिक्र ही नहीं है। वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो सदर ममलकत को दिए गए हैं। तो सदर जो है वफाक की लामत है, उनको कहा गया है कि जी आपने ये इलेक्शन होने के बाद 21 रोज के अंदर अंदर आपने ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। तो वो अगर वो किसी नहीं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे सदर पे। आर्टिकल 6 लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि आर्टिकल 254 जो है वो इस चीज की जमानत देता है कि अगर नागुज़ीर हालात की वजह से कोई किसी आईनी शक पर अमल दरामद ना हो रहा हो तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। और दूसरा उनको ये कहना कि जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल दरामद करने के पाबंद थे। अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो जिसने समरी भेजी थी असेंबली डिसॉल्व करने उन पर लगाए। सदर ममलकत तो एडवाइस को कबूल करना उनका आईनी तौर पर इख्तियारात है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? सदर ममलकत वजीर आजम की राय का पाबंद है लेकिन अपनी राय दे सकता है, लेकिन राय तो उन्होंने नहीं दी, असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो लेकिन बहरहाल आर्टिकल 6 लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आर्टिकल 6 इतना आसान नहीं है कि नहीं, तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि स्पीकर यानी स्पीकर के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इजलास बुलाएं। इजलास कहाँ बुला सकते हैं? और इख्तियार इसलिए नहीं है कि आइन में जिक्र ही नहीं है उनका। अब आप ये देखें कि जब तहरीक अदम एतमाद के मौके पर कासिम सोनी साहब ने जब अपनी रूलिंग दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रूलिंग को मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं।
अभी अभी काजी फाइसा साहब ने भी इशारा दिया है। तो ये सारे मामला जो है वो देखने पड़ते हैं, आइन और कानून को देखना पड़ता है। आपको बकायदा सदर को मुतमईन करें और सदर ने जो एतराजात लगाए हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो ये तो नहीं कि आप स्पीकर साहब से थर्ड पार्टी से कह के आप इजलास तलब कर लें। नहीं, स्पीकर के पास हक नहीं है, इख्तियार है ही नहीं, यानी ये जो बात तो कर रहे आइन ने इख्तियार दिया। अब हम ये कहना चाहते हैं कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट की तरफ से को बताए ना, वजह तो करें किस आइन के किस आर्टिकल के तहत आप तलब कर रहे हैं। तो ये जो इजलास होगा अगर स्पीकर बुलाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा? अब बिल्कुल ये गैर कानूनी तस्वर ही किया जाएगा ना, गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा कि आप जो स्पीकर इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, स्पीकर का जो फरमान था वो तो जो आज निगरान वजीर आजम ने जो समरी भेजी वो तो मुस्तरद हो गया। यानी वफाकी हुकूमत ने भी स्पीकर कौमी असम्बली की बात को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने सदर से रिक्वेस्ट की कि सर आप मेहरबानी फरमाएं, आप नजरसानी फरमा लें। अच्छा, तो अगर सदर जो है वो इस पे नजरसानी में 1-2 दिन लेते हैं, 2-4 दिन वो लेते हैं नजरसानी में, तो इस दौरान स्पीकर ने इजलास बुला लिया तो वो नहीं बुला सकते, आप कह रहे हैं स्पीकर? वो इजलास नहीं बुला सकते क्योंकि वजीर आजम की तरफ से जो समरी गई है कि जनाब आप इस पर नजरसानी फरमाएं। तो अब 29 फरवरी को इलेक्शन जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जो था वो फिलहाल नहीं हो सकता जब तक नजरसानी की दरखास्त पर सदर ममलकत को फैसला ना करें। अच्छा, तो ये सदर के पास जो दोबारा दरख्वास्त भेजी है तो इसमें यानी अब इसमें 15 दिन के अंदर अंदर सदर को जवाब दे, यानी अब ये तो फिर एक अजीब सा बुहरान पैदा हो रहा है। बुहरान कोई नहीं है, एक आईनी मामला की हो रही है। देख रहे आइन का आर्टिकल 48 के तहत जब दोबारा नजरसानी की जाए तो सदर ममलकत उसको 10 दिन तक तो अपने पास फाइल को रख सकते हैं नजरसानी के मामले में। तो अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत स्पीकर से कह सकती थी, उन्होंने नहीं कहा, यानी इख्तियार सदर का ही है। अच्छा, नहीं देखो, अब अगर स्पीकर का हुक्म माना जाता और 29 फरवरी को इजलास तलब कर लिया जाता तो निगरान वजीर आजम सबरी ना भेजते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत से सदर ममलकत को, जनाब मेहरबानी फरमाए नजरसानी कर लें। अच्छा, तो अगर अच्छा, लेकिन वो 21 दिन के अंदर होना भी तो जरूरी है ना, वो भी तो लिखा हुआ है। नहीं, इसमें इतना जरूरी नहीं है। वो इस लिहाज से आर्टिकल 254 इस चीज की इजाजत देता है कि अगर कोई ऐसी नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन की शक पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। आप देखो 90 दिन में इंतखाब हुए हमारे, 90 दिन और 60 दिन में इंतखाबात लाजमी थे ना आइन के आर्टिकल 224 के तहत, नहीं हुए ना इलेक्शन। क्यों? नागुज़ीर हालात थे, अब हल्का बंदियां होनी थी, इलेक्टर रोल दोबारा बनने थे, मुश्तरका मफादात कौन से बीच में आ गई, तो इलेक्शन 13 दिन के बाद हुए। तो अब यहाँ अगर एक हफ्ता आगे पीछे हो जाता है तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ये तो बड़ी ये तो आईनी डेडलॉक है, बुहरान है, क्या है ये, एक तनाज़ा है? आईनी तराजा कह सकते हैं, बुरहान तो नहीं सकता है। जब इजाजत दी है आइन के आर्टिकल 254 में, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और आइन की शक पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। ऐसे हालात पैदा हो गए क्योंकि सदर ममलकत ने अभी उस पर एतराज लगा दिया और सबरी वापस भेज दी। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सभी दोबारा भेजी है, उससे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। अब सदर ममलकत की ये उसकी अपनी स्वाबदीद पर है कि आया वो चंद रोज में फैसला करें या आइन के मुताबिक। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर किसी सूरत नहीं बुला सकते, ये अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। अब स्पीकर को बुलाने का जवाब खत्म हो गया जब समरी वापस चली गई कि जनाब आप नजरसानी फरमाएं। तो अब स्पीकर का जो ऑर्डर है कि डे ऑफ ऑर्डर जो 29 फरवरी को कराया ऑर्डर दिया है कि कराया जाए कौमी असम्बली का इजलास, अब तो मौखर हो गया ना जब तक सदर ममलकत का नहीं। अगर मौखर फर्ज करें वो दोबारा कर दें तो मतलब है कि उनके पास इख्तियार है या नहीं, ये सवाल है असल। अभी तो अख्तियारात होते तो आज वज़ीर आज़म सबरी ना भेजते पर सदर ममलकत को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है स्पीकर का? इख्तियार नहीं है इनके पास। अच्छा, वफाकी हुकूमत को तस्लीम कर चुकी है। इस लिहाज से कि बकायदा जब ही तो सबरी और इजलास अगर स्पीकर बुलाता है तो आप यहाँ तक कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी होगा? वो बगैर इन हालात को देखते हुए तो बादी नजर में वो तो गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। अच्छा, ये तो कमर दिशा साहब एक आपने यानी ये तो बहुत शुक्रिया आपका कमर दिशा साहब। यानी अब ये तो मसला कमर दिशा साहब कह रहे हैं कि सदर का ही इख्तियार है
और स्पीकर बुलाते हैं तो वो गैर कानूनी होगा या गैर आईनी होगा। तो अब देखें, कल बहरहाल इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कोई फैसला आ जाएगा। और ये जो बहरान है, ये तनाज़ा है, जो भी नाम दिया जाए इसको, ये तो एक तमाशा है ना कि जी इजलास नहीं हो रहा और वो कमल शाह साहब कह रहे हैं कि उसकी गैर कानूनी तस्वुर होगा, उसमें अगर कोई भी कार्रवाई होती है और बाकी सारे मामला। तो ये एक, अब देखते हैं कि इसको किस तरह से इसके ऊपर बात आगे चलती है। लेकिन ये है कि ये बहरहाल इसमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा हमें मखसूस नशिस्तों का क्या फ़ैसला करता है इलेक्शन कमीशन, और क्या स्पीकर फ़ैसला करते हैं, सदर की तरफ से क्या जवाब आता है, निगरान हुकूमत क्या करती है। तो ये सारा हमने देखना होगा। क्या ये मामला भी अदालतों तक जाएगा, क्या होगा, ये बड़ी अजीब सी एक राय सामने आई है। लेकिन इसमें जो है वो हम ज़रा जो दूसरा हमारा अहम तरीन इस वक्त मामला चल रहा है उससे चलते हैं। ये जो एक बड़ा टीवी नेटवर्क है NBC, अमेरिका का, दुनिया भर में देखा जाता है, और वहाँ पे लेट नाइट शो उनका जो है वो सेथ मायर्स एक बड़े मारूफ यानी वो एक ख़ास अंदाज में सैटरडे नाइट लाइव और इस तरह की जो शोज़ हैं वहाँ पे लेट नाइट शोज़ वगैरह, उसमें वो बड़े अहम उसमें मेहमान, अहम शख्सियात आती हैं बतौर मेहमान, और लाइटर नोट पे अमूमन तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम होता है। और जैसे तो उसमें उनके जो सेथ मायर हैं, उनके इस प्रोग्राम को 10 साल 2014 में शुरू हुआ था NBC पे। तो 10 साल पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसमें उस वक्त के जो नायब सदर थे अमेरिका के, जो बाइडेन, उस वक्त वो नायब सदर थे, वो और एमी पॉयलर, ये वहाँ की एक खातून, एक आप समझ लें कि कॉमेडियन कह लें, स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं, और तो ये दोनों शख्सियात उसमें शरीक हुई थी। पहला जो शो हुआ था NBC का, तो उसके 10 साल मुकम्मल हुए कल। तो कल उसका 10वें साल का शो था। तो उसमें एमी पॉलर मौजूद थी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंच गए अचानक। अच्छा, और उस शो में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एंट्री दे दी, और उसके बाद ये हुआ कि वो जब जा रहे थे तो जाते जाते वो जो न्यूयॉर्क में स्टूडियोज़ हैं, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने आइसक्रीम भी खाई, और आइसक्रीम खाई उन्होंने, और उसके बाद वो ये आइसक्रीम खा रहे हैं और वो लोग जमा हो गए, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं जनाब। और उसके बाद वो उन्होंने वहाँ पे एंट्री मारी उस प्रोग्राम में, बड़ा क्राउड वहाँ पे, ये सारा। अच्छा, जब ये रिपोर्टर्स वगैरह को दूर किया सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को न्यूयॉर्क में इस तरह घूमते देख के लोग पड़े, तो मीडिया ने उनको घेरा वेरा आसपास, ये वो एक आध सवाल उनसे पूछा, और फिर वो जब शो में बैठे तो उसी सवाल को कंटिन्यू किया गया कि भाई ये बताएं कि वहाँ पे क्या हालात हैं, तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है, और वहाँ पर हालात क्या हैं। ये जो गज़ा में इसराइल का एक कत्ल-ए-आम जेनोसाइड जारी है और एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुआहदा तकरीबन हो चुका है, और इस हफ्ते के अख्तिताम तक उसको अमली शक्ल मिल जाएगी, और पीर के रोज़ जंगबंदी हो जाएगी। अच्छा, ये जो है इसको ये चूँकि एक बहुत बड़ी ख़बर है कि पीर के रोज़ जंगबंदी हो जाएगी। गज़ा पे जो 5 महीने से ये तो आतिश व आहन का एक वहाँ पे तूफ़ान गिरा हुआ है, जो बारिश हो रही है आतिश व आहन की। CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, बाइडेन सेज 14वीं स्लाइड, ही होप्स देयर विल बी अ सीज फायर इन गज़ा बाय नेक्स्ट मंडे। अच्छा, और इसको वॉशिंगटन पोस्ट को फिर हम कोट कर देते हैं कि 6th बाइडेन सेज के टेम्पररी सीज फायर इन गज़ा कुड कम नेक्स्ट वीक। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट लाइट, ही इज़ होपफुल फॉर अ गज़ा सीज फायर विद इन अ वीक। अच्छा, उन्होंने
ये उसके बाद फिर लाइटर नोट पे उनसे और सवाल होते रहे, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिमार्क्स दिए, और उन्होंने रिमार्क्स उन्होंने ट्रंप के ऊपर भी दिए उनकी, क्योंकि बड़े लाइटर नोट पे थे, बड़े वो हंसते मुस्कुराते प्रेसिडेंट बाइडेन उसमें नजर आए। वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है वहाँ पे, तो वो आए और वो शो में बैठे आके, और उन्होंने ट्रंप के ऊपर खूब उन्होंने कहा जी आपकी एज के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है। तो उसने कहा मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं अपनी बेगम का नाम भूल जाऊँ, वो तो अपनी बेगम का नाम भूल जाता है, उसको तो बीवी का नाम तो वहाँ पे खूब जनाब वो प्रेसिडेंट बाइडेन बड़े लाइटर नोट पे वो आए, और वो क्योंकि 10 साल पहले भी यही पैनल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल पहले भी यही दो मेहमान थे, और आप ये देखें कि वो प्रेसिडेंट बन गए, और वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो डीसी से न्यूयॉर्क आके रात को उन्होंने सरप्राइज एंट्री उस प्रोग्राम में दी। यकीनन जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको पता होगा, लेकिन आप देखें कि क्या ज़बरदस्त तो उन्होंने उसमें ये कह दिया कि जी ये मंडे को सीज़फायर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये जनाब एक धचका लगा इससे बहुत बड़ा नेतन्याहू को। अच्छा, हमास जो है, हमास के लोगों ने भी, उनकी तरफ से भी बयान आया कि जी अभी ये बात जो है ये प्री मैच्योर है, और ये बात अभी नहीं कोई हतमी नहीं है, और ये वो सारी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुझे मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन और बाकी लोग सारे, और हमारे जो CIA के उनको उन्होंने कहा कि वीकेंड तक उसको कंप्लीट करना है, और ये मंडे तक ये सीज़फायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है, यानी जंगबंदी होना 5 महीने से, अच्छा जंगबंदी होने के बाद जो अभी तक मुआहदा है उसमें यह है कि ये जो मुआहदा है ये इसमें जो लिखा है ये पहली बात तो ये है कि ये इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस मुआहदे के, ठीक है। इस मुआहदा जो पेरिस के बाद दोबारा वापस आए, डिस्कस हुआ, इसराइल आए, फिर कायरो गए, तो अब जो फाइनल जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं, लेकिन अभी हमास कह रही है कि नहीं हमें इस पर इतराज़ है, अभी भी इतराज़ है। पहली बात तो ये है कि जो ये 40 दिन की अभी तक, कल इसमें तब्दीली हो जाए तो मैंने, अभी तक ये है कि 40 दिन के लिए जंगबंदी होगी, सीज़फायर हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। ना हमास की तरफ से कोई फायर होगा, ना इसमें कोई फायर होगा इसराइल की तरफ से, ना कोई गोली चलेगी, ना कोई फायर होगा। ये एक सवालिया निशान है अभी तक मैंने इधर उधर पूछा भी, कॉल्स भी की 2-4 आगे पीछे दाएं बाएं कि क्या हुतीज़ पाबंदी करेंगे इस मुआहदे की, तो हुतीज़ की तरफ से कोई बात नहीं हुई अभी तक कि क्या हुतीज़ अपनी गोलाबारी दौरान रोकेंगे इसराइल पे और बहरे अमर में जो जहाज़ वगैरह रोक रहे हैं, तो हुतीज़ की तरफ से कोई बात नहीं हुई कि इसमें हुतीज़ कोई वो नहीं है, यानी पार्टी नहीं है हुतीज़ की तरफ से जो मामूली सा जो उनका जो मीडिया है उनकी तरफ से उनके किसी साहब ने मुझे कहा कि जी हुतीज़ इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, हमसे अलग बात होगी बहरे अमर के हवाले से, हमारे यहाँ लोग हम पे हमले हुए हैं, ये तो वो हुतीज़ इसके पाबंद होते हैं नहीं होते। और दूसरी बात है हिज़्बुल्लाह जो है उनसे भी मैंने ये बात चेक की कि क्या इस मुआहदे का, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो अलग जंग छिड़ी हुई है नेतन्याहू ने, और आज भी हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, और कल भी हमने जवाबन उनका एक ड्रोन गिराया, और आज भी हमने उन पर जवाबन अटैक किए। यहाँ तो एक अलग कहानी है, और हम जब बात करेगा लेबनान और हिजबुल्लाह जो बात करेगी कि ये वादी बक्का में आज फिर इन्होंने अटैक किए हैं, और शीबा फार्म्स का जो इलाका है जो बिल्कुल नॉर्थ के साथ, तो वो कह रहे हैं कि हम ठीक है हमने इस अभी तक किया, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे कि क्या हमने जंगबंदी करनी है कि नहीं करनी। अभी तो ये फ़लस्तीनियों का मामला आगे चढ़ने दें, लेकिन वहाँ पर बहुत शदीद, आप समझें कि 23 तारीख से वहाँ पर लड़ाई शदीद हो रही है, यानी नॉर्थ इसराइल और साउथ ऑफ लेबनान। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये कि 40 दिन तक ही जंगबंदी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैदियों की और यरगमालियों की रिहाई है वो एक के बदले 10, यानी एक यरगमाली छोड़ा जाएगा तो उसके बदले 10 फ़लस्तीनी जो हैं वो जेलों से रिहा होंगे। अच्छा, हमास वाले कह रहे हैं कि अभी तक हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे
हमास ने कहा है कि अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो बात अभी तक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सही। फिर उसके बाद ये कि ऑपरेशंस दोनों तरफ से रोक दिए जाएंगे, और उसमें ये है कि जो उसमें जो सबसे बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक जो सिविलियंस हैं वो फिर इधर उधर जाएंगे, इमदाद खुल जाएगी, 500 ट्रक हर रोज़ दाखिल होंगे वहाँ पे, और 2000 टेंट्स और 60,000 जो काफिले हैं वो दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि 15 जो इंतहाई आप समझ लें कि जिनको सख्त तरीन सज़ाएं दी गई हैं, वो कैदी भी इसराइल जो है वो रिहा करने के लिए आमादा हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ 7 स्लाइड। यहाँ से कहानी वो कहानी है जिसके हम डोर पकड़ते हैं। ठीक है। और जो हम इस प्रोग्राम में पहले बात कर चुके हैं उसकी डोर हम ये टाइम्स ऑफ इसराइल की 7th स्लाइड, इन कंसेशन इसराइल में फ्री 15 हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स फॉर फीमेल सोल्जर्स। 6 फीमेल सोल्जर्स हैं तो 6 के बदले 15, यानी यहाँ 1 और 10 का रेशो नहीं है। यहाँ पर जो है ये 15 हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स। ठीक है। अच्छा, टोटल 400 छोड़ रहे हैं वो, 400, 40 के बदले 400, लेकिन 15 उसमें हाई प्रोफाइल हैं। और जब हाई प्रोफाइल हैं तो सबसे ऊपर नाम है मरवान बरगुती। और मरवान बरगुती वो हैं जिनके बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नेल्सन मंडेला कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है वो अगले। और ये फिर आज फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ देर पहले ये लिख भी दिया कि जेल्ड मिलिटेंट, 9th स्लाइड, जेल्ड मिलिटेंट बिकम्स अल्टीमेट बार्गेनिंग चिप इन इसराइल हमास होस्टेज डील। और ये जो है ये मरवान बरगुती। अच्छा, अब ये जो है ये कहानी अब हैवी प्रिजनर्स, लेकिन उसमें हैवी प्रिजनर्स पे उन्होंने फिर एक और बात की इसराइल ने। उन्होंने कहा ये हैवी प्रिजनर नहीं है, ये हैवी ऑफ द हैवी। अगर इस स्टोरी को हम आगे देखें, मरवान इज द हैवीएस्ट ऑफ द हैवीज। हैवी नहीं है, ये हैवीएस्ट ऑफ द हैवीज है कि मरवान बरगुती को रिलीजिंग हिम वुड बी सो पॉलिटिकल एक्सपेंसिव दैट इट कैन बी सीन एज अ फाइनल स्ट्रॉ व्हेन नो अदर ऑप्शंस एग्जिस्ट टू सिक्योर द रिलीज ऑफ आवर होस्टेजेस। यानी इसराइल जो है वो बिल्कुल, यानी मरवान बरगुती। अच्छा, हम तो बहुत दिन पहले ही बात, अब ये होता है ना कि वो यही बात हुई थी पहले भी, मरवान बरगुती उसका हिस्सा होंगे, हमने बात पहले भी की थी। लेकिन यह है कि 15 लोगों की हाई प्रोफाइल जो यानी जिनको सख्त सज़ाएं दी गई हैं इसराइल की जेलों में, जिन फ़लस्तीनी रहनुमाओं को, उनमें 15, और वैसे 400 टोटल, 40 के बदले 400। और ये 40 दिन तक ये चलेगी सीज़ फायर, और उसके बाद ये दूसरा मरहला शुरू होगा, जिस दूसरे मरहले में फिर वो सिक्योरिटी कैसे होगी, और वहाँ पर काबीना मुस्ताफ़ी हो गई है और फिर दूसरी लीडरशिप आएगी, ये वो सारा वो जो भी सारा सिलसिला शुरू। तो ये एक बड़ी नई तारीख रकम हो रही है। और इस नई तारीख रकम होने में अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जब तक ये हतमी ऐलान नहीं हो जाता। लेकिन आप देखिए यहाँ तक पहुँचा है मामला, यहाँ तक ये मामला पहुँचा है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात कह दी है कि मंडे को जो है, प्रेसिडेंट बाइडन ने पहली दफ़ा ये बात की है। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ये उन्होंने टीवी पे कहा है, यानी शो के अंदर उन्होंने कहा है कि ये मंडे तक, इस वीकेंड पे बात मुकम्मल हो जाएगी और मंडे तक मुझे सीज़ फायर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है अब ये मामला जो है, अच्छा उनकी जो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन्स में तो वो फटा चल रहा है ना अभी तक कि निकी हेली और ट्रंप का जो मामला चल रहे हैं वो विद इन रिपब्लिकन्स हैं। यानी एक रिपब्लिकन्स के अपने अंदर चुनाव होगा कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन सा होगा सदारती, और फिर एक डेमोक्रेट्स के अंदर प्रेसिडेंट बाइडन। तो यानी बाइडन से किसने लड़ना है, निकी हेली ने या ट्रंप ने? तो ट्रंप आगे आ रहे हैं, और तो अल्टीमेटली गालिबन ऐसे ही लगता है कि ट्रंप और बाइडन का मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके बाइडन नुमाइंदे, वहाँ अंदर प्रॉपर फड्डा पड़ा हुआ है, यानी फ़लस्तीन के हक़ में, और जो है वो गज़ा और मगरबी किनारे में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रुकवाने के लिए। तो ये डेमोक्रेट्स की पोजीशन ज़्यादा, विद इन डेमोक्रेट ज़्यादा मसला है। रिपब्लिकन्स का तो वो तो अलग ही उनका किस्सा है ना सारा।
लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत बड़ा मसला है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इसको ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं नहीं, उन्होंने तारीख दे दी और तारीख दे दी। कतर की तरफ से भी बात की गई है कि हतमी नहीं है अभी तक, ये प्री मैच्योरली प्रेसिडेंट ने बात कर दी है, क्योंकि इसका ज़ाहिर है कोई तरीका होना था ना, प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी थी, कोई मुआहिदा होना था। प्रेसिडेंट बाइडेन है, वो गए टॉक शो में बैठे, उन्होंने जनाब तो चला दी कि तो तय हो गया मामला, मंडे को सीज फायर है। अब उस चीज़ प्रेसिडेंट बाइडेन को ज़ाहिर है कह दिया, उसमें बड़ी खबर है दुनिया की। अच्छा, उसके ऊपर फिर कतर ने कहा कि नहीं अभी बातचीत हो रही है, ये सारा कल है बुध का रोज़, और कल जो है वो आइडियली तमाम फ़लस्तीनी ग्रुप्स को अभी तक जो इतलात हैं वो ये कि उनको मॉस्को में होना है। कल हमास को भी, इस्लामी जिहाद को भी और फतह को भी, वहाँ पर ये सारे टेबल पे बैठेंगे, जो हम पहले कल भी बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये सीज़ फायर हो जाएगा? और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वीकेंड तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुझे बताया गया कि सीज़ फायर हो जाएगा और इसमें इतने लोग रिहा हो जाएंगे, और ये बातें आनी शुरू की मरवान पर होते। अच्छा, अब अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि जनाब सीज़ फायर होने जा रहा है, और सीज़ फायर के नतीजे में एक के बदले 400 में से 15 हैवी ऑफ द हैवीएस्ट, और मरवान बरगोती और काबीना रिजाइन कर गई। ये हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, तारीख इस तरह रकम हो रही है। दूसरी जो अहम बात हुई है वो ये है कि स्वीडन नेटो का रुकन बनने जा रहा है, क्योंकि हंगरी की तरफ से 30 मुल्क है ना नेटो का हिस्सा हैं, तो 30 मुल्कों की रजामंदी ज़रूरी है अगर किसी ने नेटो का रुकन बनना हो। तो उसमें पहले तो टर्की की तरफ से भी ऑब्जेक्शन था, फिर टर्की ने ऑब्जेक्शन ख़त्म कर दिया, तो जो है वो हंगरी की तरफ से ऑब्जेक्शन था कि स्वीडन हिस्सा नहीं बनेगा। स्वीडन और फिनलैंड पहले एक ही मुल्क थे। ये जो नेपोलियन वॉर्स जिनको कहते हैं ना, उसमें से एक वॉर ऐसी थी जिसको हम फिनिश वॉर भी कहते हैं, यानी 19वीं सदी के शुरू में 1806, 1807 या 1809 ऐसे करके ये जो फिनिश वॉर हुई ना, जब तो फिनिश वॉर में ये हुआ कि उनके किंग चार्ल्स हश्तम ऐसे थे उनके स्वीडन के, उन्होंने जो इधर पीटर द ग्रेट थे रशिया, तो उन्होंने रशिया से छेड़खानी की। तो रशिया जो जार थे उन्होंने जाके पूरा का पूरा फिनलैंड रशिया में चला गया। तो स्वीडन की सल्तनत जो है उसका 1/3 हिस्सा, मैंने आपसे कहा ना कि फिनलैंड जो है वो स्वीडन का हिस्सा था, स्वीडिश एम्पायर का हिस्सा था, एक ही मुल्क था स्वीडन और फिनलैंड। तो रशिया का हिस्सा बन गया फिनलैंड, और ये 1917 तक फिनलैंड रशिया में रहा। 1917 में जब इनकलाब आया, अफरा तफरी हुई, तो उसके बाद फिनलैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, और आज़ादी का ऐलान कर दिया। स्वीडन उसके बाद मुकम्मल आज तक स्वीडन और रशिया की लड़ाई नहीं हुई। नेपोलियन वॉर्स इतनी खौफनाक थी कि उसमें वो रशिया, मैंने कहा ना, 1/3 हिस्सा खा गया था, फिनलैंड को अपना हिस्सा बना लिया था, फिनलैंड आज़ाद हो गया। लेकिन जो रशिया और स्वीडन की कभी लड़ाई नहीं हुई, फिनलैंड और रशिया की हुई, ये जिसको विंटर वॉर कहते हैं 1939 वाली, वो जो स्टालिन ने किया, फिर उसके बाद वो और 10% हिस्सा फिनलैंड का रशिया ले गया, लेकिन स्वीडन और रशिया की लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अब हुआ ये कि जो फिनलैंड है वो नेटो का हिस्सा बन गया अप्रैल में पिछले साल। जो स्वीडन है वो हिस्सा नहीं बना, क्योंकि उसके ऊपर हंगरी ने और टर्की ने इतराज़ खड़ा कर दिया। पहले टर्की की पार्लियामेंट ने ओके किया उसको। टर्की का ये कहना था कि जी वो जो हमारे बागी हैं कुर्द, उनको आपने पनाह दी हुई है, और जो गुलन मूवमेंट है उनके लोग भी वहाँ रहते हैं। वो इतराज़ ख़त्म हुआ, टर्की की पार्लियामेंट ने उसको ओके किया, और अब हंगरी ने भी ओके कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो नेटो का जो 32वां रुकन है, ये 31वां 31 है गालिबन, तो वो जो है वो बनने जा रहा है स्वीडन। और ये बड़ी कामयाबी है नेटो की बड़ी कामयाबी है कि नेटो की एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से, क्योंकि खाली फिनलैंड स्वीडन जो है ना, ये मैंने आपसे कहा ना एक ही मुल्क था ये, तो फिनलैंड हिस्सा बन गया, स्वीडन बना नहीं हुआ था, तो फिनलैंड के लोग अजीब सिचुएशन में आ गए थे। अब जो है वो उनकी न्यूट्रलिटी मुकम्मल ख़त्म हुई और वो नेटो का हिस्सा बने, और अब ये है कि सदर उस पर दस्तखत करेंगे और वो नेटो का हिस्सा बन जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है इन दिनों में, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि हम अपनी फ़ौजें जो हैं वो भेज सकते हैं आगे, यूरोप अपनी फ़ौज आगे भी भेज सकता है। क्रेमलिन ने बड़ा सख्त इतराज़ किया। मेरे नहीं ख्याल कि फ्रांस ऐसा करेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना इस वक्त, तारीख़ी वाक़यात, अब ये देखिए पाकिस्तान में क्या डिस्कस हो रहा है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ और 30,000 शहादतें हो गई हैं। तो अब वो सारी बातें करते करते ना, जो सारी जो दुनिया भर में इस वक्त हो रहा है, और हुतीस क्या इस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे,
रशिया, चाइना खुल के सामने आए हैं, मुसलमान मुल्क खुल के सामने आए हैं, पाकिस्तान का खुल के स्टांस है, यूरोप का स्टांस है, अमेरिकन सोल्जर ने तो आग लगा ली अपने आप को इसराइली एम्बेसी के आगे। ये बहुत बड़े वाक़यात हो रहे हैं। अब ये सब छोड़ के ना, तो ये जब ये बातें यहाँ पे जो पाकिस्तान में मामलात हैं ना, तो ये तो अब हम दुआई कर सकते हैं कि हमारे जो अकाबरीन है वो ज़रा इतने तारीख़ी लम्हात में जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं और एक रियासत बनने जा रही है, जंगें हो रही हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें ये मेरा ख़्याल है कि इनको कम से कम ही डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। अब वक्त वाले उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो इजलास बुलाने के हवाले से मामला है, अब ये कैसे हल होगा? ये अब कमर दिलशाद साहब से भी बात उन्होंने की और मेरी एक दो और अभी लोगों से बात भी हुई वक्फे में। ये मसला जो है वही उनका कहना ये है कि ये इजलास जो है, एक तो राय वो है ना जो हमारे सामने आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं और इसहाक डार साहब कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये इजलास गैर कानूनी होगा। जो स्पीकर हैं वो अबूरी स्पीकर हैं और वो इतना बड़ा कदम सदर के की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं उठा सकते। और ये एक आईनी, क्योंकि अगले स्पीकर का चुनाव होगा ना, तो ये जो स्पीकर हैं इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये ख़ुद इजलास बुलाएं या उसको कैंसिल करें। एक तो ये बात हो रही है, इस पर तकसीम है राय अभी। यानी एक आपने देखा होगा कि जो माहिरीन कानून है वो एक बात कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जो कि निगरान हुकूमत या जो आने वाली हुकूमत है उसके साथ हैं, लेकिन जो बाकी हैं लोग वो इससे अपने आप को थोड़ा सा साइड पे कर रहे हैं। कुछ हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये कि मैंने कहा ना, इस मुल्क में जब कोई ऐसा खौफनाक किस्म का मोड़ आता है तो आइन खामोश हो जाता है उस वक्त। अभी आइन खामोश क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। आइन आखिर खामोश क्यों हो जाता है ऐसे मरहले पे? और वो जो उन्होंने बात की कि 90 दिन है, तो 90 दिन में तो नहीं हुए, बात तो उनकी दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन उसमें ये भी है कि ये फिर चैलेंज हो जाएगा उनका। ये भी है जो करेंगे इजलास और इसकी पूरी कार्रवाई, और फिर जो बुलाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 कि ये कैसे हुई कार्रवाई, गैर कानूनी होगा। उसमें ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मैंने कहा ये जाएंगे, उन्होंने कहा अभी तक जाएंगे और ये हंगामा करेंगे, नहीं होने देंगे इजलास को, चाहे वो उसमें मखसूस सीटें हों या ना हों, क्योंकि मखसूस सीटें अगर नहीं उनको मिलती तो फिर उसके बाद ये उनके पास सेनेट की सीटें भी नहीं होंगी और फिर तलखी में मज़ीद इजाफा होगा। अच्छा, एक और बड़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग मुझे बात सुनने को मिली, वो ये कि अच्छा एमक्यूएम की जो वो है, उनकी जो है तरामीम के हवाले से डिमांड्स, वो अगर मुस्लिम लीग नून पूरी करती है तो वो पीपल्स पार्टी उसको मुकम्मल तौर पे वो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती उनकी जो डिमांड है। तो वो भी एक मसला है कि भाई एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के साथ कैसे मामला तय होते हैं। लेकिन दूसरी जो मैं बात कह रहा था वो ये कि ये जब खान साहब रिज़ाइन करके निकल गए थे तो ये बात हुई कि जी उनको असेंबली में रहना चाहिए था और असेंबली में रह के उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी, ताकि जब केयर टेकर का वक्त आता तो उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा होता जो केयर टेकर कैबिनेट बन। ये सारी बात हम कर चुके हैं पहले भी, तो उनको असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज उनकी जो राय है वो ज़रा मुख्तलिफ है। खान साहब की भी और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं काफ़ी, उनकी राय ये है कि हमने अच्छा किया कि हम उस वक्त असेंबलियों से निकल आए, और उसकी वजह ये बताते हैं कि वो 16 माह की जो कारकर्दगी थी, अगर हम असेंबली में बैठ के एहतजाज करते तो ये उसके बाद ये जो 16 माह पीडीएम की हुकूमत थी वो ये कहते कि जी हम तो काम करना चाहते थे, हमें अपोजिशन ने काम नहीं करने दिया और इसलिए आप देखें कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई। तो हमने एक तरह से अच्छा ही किया कि उनको बिल्कुल खाली स्पेस दे दी कि आपने जो करना है करें और जो उसके बाद हुआ वो उसके वो जिम्मेदार हैं। वरना वो ये कहते कि जी हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, ये तो पार्लियामेंट चलने नहीं दी गई। तो ये अब ये भी एक जाहिर है कि वो बाद में सोचता है बंदा, तो ये कहता है कि अच्छा ये उनका ये भी चीज़ फ़ायदे में। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज बात की है कि जी उसके बारे में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बात क्यों की है, बात के अंदर बैठे हुए लोग पछताएंगे और जो बाहर हैं वो खुल के सियासत करेंगे। ये देखते हैं आने वाले दिनों में क्या। लेकिन ये कि मैंने आपसे पहले भी कल मैं बार बार ही बात दोहरा रहा हूँ कि मुल्क के जो 2-4 इश्यूज़ हैं वो इस एक तो ये कि इलेक्शन जो है ये मज़ीद मसाइल पैदा कर गया, बजाय इसके कि स्टेबिलिटी को लेकर आता।
दूसरा ये है कि जो मईशत है, और आपके सर पे अभी खड़ा होने वाला है IMF आके कि जी आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, अब उसमें पूरी सूरत हाल में ये अगर सामने मामला खड़ा होता है कि इजलास हुआ था, नहीं हुआ था, गैर कानूनी था, कानूनी था ये मामला, तो उस वक्त मुझे बताएं इलेक्शन का, सॉरी, जो IMF आता है वो किस हुकूमत से बात करेगा, क्या करेगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि पिटिशंस चली जाएंगी कोर्ट में और ये चैलेंज होगा, इजलास भी चैलेंज हो जाएगा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि गैर आइनी तौर पर बुलाया जाएगा। तो ये मसला जो है थोड़ा सा इस वक्त उसके नतीजे में हमारी जो बुनियादी इश्यूज़ हैं ना मुल्क के, जो मईशत और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, और उसके साथ ही जो कि खारजा महाज पे इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और हम इसमें बुरी तरह से सकिन हो गए हैं, अंदर मामलात के अंदर खिंच गए हैं कि ये इलेक्शन बजाय इसके कि एक सुकून से स्टेबिलिटी लाई, मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार। मुस्लिम लीग नून के अब मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ तक है, लेकिन उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो बात कर रहे हैं तो वो यहाँ तक एक बात चल रही है, और उनके बड़े ज़िम्मेदार अहदेदारान ये बात कर रहे हैं कि शायद उस दिन इलेक्शन की रात अगर एक मरला ऐसा भी आया था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये कहना था कि हमारे साथ बहुत बड़ी जो है वो हमारे साथ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई, हमारे साथ गड़बड़ हुई है, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुस्लिम लीग के कुछ सीनियर रहनुमा सोच रहे थे, जो बाद में नहीं की उन्होंने। अभी तुम सुन रहे हैं ना कि जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, लेकिन और सीनियर शख्सियात, अहम शख्सियात कुछ उनके जहनों में था या मशवरा दिया था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर वो रुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसमें लेकिन वो बात तो वो भी कह रहे हैं ना कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है, तो वो एक बड़े लेवल पे बात करने जा रहे थे कि हमारे साथ गड़बड़ हो गई है इसमें। लेकिन ये है कि जैसे तैसे ये हुकूमत साजी का जो अमल है पूरा, मैंने पहले भी बात की थी ना कि ये कुछ इसमें इसका कोई यानी मरीम नवाज साहबा तो एक वहाँ तो एक हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं और उन्होंने हलबे उठा लिया, और सिंध के अंदर भी मुराद अली शाह साहब का एक वो गया। जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, और यहाँ पे तहरीक इंसाफ इस बात पे बिल्कुल कायम है कि 180 सीटें थी हमारी, यानी सादा अक्सरियत से ज़्यादा थे हमारे पास, और वो अब लेकिन 180 थी नहीं, वो ये उनका कहना है। हुकूमत कह रही है कि नहीं, ये तो धांधली अगर पंजाब में हुई है, यानी मुस्लिम लीग नून का ही कहना है कि धांधली अगर पंजाब में हुई है तो फिर KP में क्यों नहीं हुई, और KP का इलेक्शन आप कैसे मान रहे हैं। तो ये एक मसला जो है ना, स्प्लिट मैंडेट और ये इलेक्शन का, ये मसला अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा। एहतजाज की कॉल दे रही है तहरीक इंसाफ, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रही है गालिबन हफ्ते के रोज़। और बात ये सारी कि ये इसमें, और वो बाकी जमातों से भी दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि आप उसमें शामिल हों। मैंने बात वही की थी कि इस वक्त ये जो है ये इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें आप देखें कि 4650, ये अगर मैं दिखा सकें, ये 4650 फ़लस्तीनी कैदी इस वक्त मौजूद हैं इसराइल की जेलों में, अगर हम ये मैप दिखा सकें। और 4650 हैं ये सियासी कैदी हैं, ठीक है। ये कर्सी अल जज़ीरा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 4650 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इसमें से अभी वो जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ें, ये वो प्रिजन्स और डिटेंशन सेंटर्स हैं। और कितने हैं आप देखें, इसराइल में भरा हुआ है, इसराइल तकरीबन कितने जेल हैं इसराइल में। तो ये जो है ये इसमें विदाउट चार्ज जो जिन पे इल्ज़ाम है ही नहीं, वो 520 हैं जिनको रखा हुआ है। 200 बच्चे हैं, 40 ख़वातीन हैं, और 544 ऐसे हैं जो उम्र कैद काट रहे हैं, और 499 ऐसे हैं जो 20 साल से ज़्यादा जिनको सज़ा। अब जो फ़लस्तीन, जो हमास के लोग हैं और बाकी जो शख्सियात हैं, वो इसमें 1 के बदले 10 और 40 के बदले 400 के फिगर्स पे आमादा नहीं हो रहे, या हो भी जाते हैं तो उसमें 15 उन्होंने ऐसे लोग रखे हैं जो कि जो 544 है ना, इस पे लिखा हुआ 554 और 499 जो बिल्कुल इस मैप के आखिर में हैं, यानी जिनको उम्र कैद की सज़ा है या 20 साल से ज़्यादा। तो ये जो 544 और 499 हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें मरवान बरगूती और बाकी जो उनके रहनुमा हैं वो इसमें आते हैं, जिनको उन्होंने हमास के लोग ये कह रहे हैं कि हमने हर हाल में इनको तो छुड़वाना है। जिनको 20 साल से ज़्यादा, ये पॉसिबल नहीं है कि वो कहते हैं ना कि मतलब है कि वहाँ पे हम दुश्मन की सफ़ों में छोड़ के आगे निकल जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने इनको ज़रूर यहाँ करवाना है, तो अभी मामलात आगे चलेंगे।
लेकिन यह है कि इसके ऊपर इसराइल अब कैसे छोड़ता है, कैसे नहीं छोड़ता। एक वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन के ऐलान के बाद कि मंडे से जंगबंदी होने जा रही है, नेतन्याहू भी हिल गए हैं, वो उनको भी लोग पूछ रहे हैं भाई क्या मतलब, आप तो कह रहे थे रफ़ा के अंदर हमने अच्छा उन्होंने रफ़ा का कहा। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि रफ़ा के अंदर जो फ़ौजी कार्रवाई है उसके बारे में भी मैंने नेतन्याहू से कह दी है कि वो उसके नतीजे में मामला ख़राब होंगे, तो रफ़ा पे जाहिरियत जो है उसके बारे में आप ज़रा सोच लें, और मैंने बात कर दी। ये रफ़ा ये भी इंटरव्यू में कह दिया उन्होंने। अब नेतन्याहू साहब हम जंग छेड़ेंगे, रफ़ा में घुसेंगे, ये होगा वो, प्रेसिडेंट बाइडन ने टीवी पे आके बात कर दी शो में। तो अब ये रफ़ा पे बॉम्बिंग तो हो रही है, जाहिरियत तो हो रही है, लेकिन जो बड़ा मैसिव ऑपरेशन होना था कि गज़ा में फ़ौजों को दाखिल होना है, वो अब क्या करते हैं नेतन्याहू प्रेसिडेंट बाइडन के इस टीवी इंटरव्यू के बाद। सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे इवॉल्व हो रही है, और उसमें पाकिस्तान भी जल्द से जल्द अपने अंदरूनी इंतशार से निकले बतौर एक रियासत, और ज़रा ये मईशत और महंगाई और IMF के वफ्त आ रहे हैं, और दाएँ बाएँ जो सूरत हाल है उसकी तरफ ज़रा हम गौर करें बतौर एक कौम, तो बेहतर होगा। ये बाकी ये हंगर गेम्स जो हैं, पावर गेम्स, ये चलते रहे हैं और चलते रहेंगे इसी तरह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।